नमस्कार दोस्तों। कल हम अपर्दन चक्र की पैंग की संकल्पना की दो अवस्थाएं पढ़ चुके हैं। अब हम तीसरी अवस्था पढ़ रहे हैं। आज हम पैंग की अपर्दन चक्र की तीसरी अवस्था पढ़ रहे हैं दोस्तों। कौन सी अवस्था पढ़ रहे हैं? तीसरी अवस्था। इसमें पैंग की अपर्दन चक्र की तीसरी अवस्था में उत्थान सक्रिय रहता है। उत्थान अभी भी सक्रिय रहता है। उत्थान अभी भी सक्रिय रहता है और इसमें क्या होता है, उत्थान के प्रभाव से नदियों का जो नीचे का भाग रहता है, ये भाग है, अब उत्थान होने की वजह से ये यहां हो जाएगा। अब जब यहां हो जाएगा तो इसका मतलब है नदी का ये ढाल है, ये बढ़ जाएगा। जब ढाल बढ़ जाएगा तो ये क्या, यहाँ का कटाव इस तरह से, ये कटाव हो जाएगा, इसमें इस तरह से कटाव हो जाएगा। जब ये कटाव हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, वी शेप का और गहरा होता चला जाएगा। ये इस तरह से, इस तरह का कटाव इसमें तीसरी अवस्था में रहेगा। उत्थान के प्रभाव से अपर्दन अपर्दन नीचे वाला होगा, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों। और ये जो अवस्था होती है, इस अवस्था की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जो अपर्दन की दर है वो उत्थान की दर के समान होती है। निरपेक्ष ऊंचाई तथा उच्चावच दोनों सेम होते हैं। जो अब जैसे मान लो यहां से कटाव हो रहा है, ये कटाव हो रहा है और ये भी कटाव हो रहा है और साथ में ये भी कटाव हो रहा है। पहले उच्चावच इतना, अब उच्चावच इतना है और पहले उच्चावच कितना था, यहां तक था। तो लंबाई इसकी दोनों की, इसकी और इसकी, मतलब उच्चावच उच्चतम भाग और उस घाटी का निम्नतम भाग, दोनों को उच्चावच कहते हैं। तो ये उच्चावच लगभग बराबर रहता है। इसमें उच्चावच में कोई फर्क नहीं आता तीसरी अवस्था में जो है, इसलिए आपको ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इसका आपको ध्यान रखना है। ये तीसरी अवस्था है। अब इसके बाद हम पढ़ रहे हैं पैंग के अपर्दन चक्र की चतुर्थ अवस्था। पैंग महोदय ने 5 अवस्थाएं बताई हैं दोस्तों। अब हम पढ़ रहे हैं चतुर्थ अवस्था। चतुर्थ अवस्था पढ़ रहे हैं अब हम। ठीक है दोस्तों, अब चतुर्थ अवस्था पढ़ रहे हैं तो चतुर्थ अवस्था का ये है कि इसमें उत्थान जो होता है वो लगभग समाप्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जो उत्थान हो रहा था अब तक, वो पहली वाली अवस्था में बहुत ज्यादा उत्थान हो रहा था, दूसरी अवस्था में उत्थान कम हो रहा था, तीसरी अवस्था में उत्थान बहुत कम हो रहा था, न के बराबर हो रहा था। अब इस अवस्था में जो उत्थान है ना, वो बंद हो गया। अब ये घाटी है, इसका उत्थान तो बंद हो गया और अब इसमें होगा कटाव, अपर्दन होगा इसमें। इस अवस्था में क्या होगा, अपर्दन। लेकिन ये नीचे वाला भाग भी अपर्दित होगा। तो उच्चावच तो तीसरी अवस्था की तरह ही सेम रहने वाला है इसमें। ठीक है दोस्तों, उच्चावच दो तीसरी अवस्था की तरह सेम रहने वाला है। और अब जो ऊंचाई है वो यहां से हो जाएगी, ऊपर से ना होकर यहां से हो जाएगी, ऊंचाई कम हो जाएगी उसकी, ऊंचाई कम हो जाएगी। ये इसकी खासियत है, ऊंचाई कम हो जाएगी और उच्चावच समान रहेगा। ये उच्चावच है वो समान रहेगा। उच्चावच समान रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये इसकी खासियत है। अब हम पंचम अवस्था की बात करेंगे। अंतिम अवस्था है पंचम अवस्था में क्या होगा कि इसका जो अपर्दन का भाग है ये कटने लग जाएगा, ये कट जाएगा पूरा और ये यहां जमा हो जाएगा। जमा तो होते ये भी ऊपर हो जाएगा।
तो ये किस रूप में बन जाएगा? डेविस के पेनिप्लेन का रूप है ये। डेविस ने इसी अवस्था को क्या कहा था? पेनिप्लेन कहा था दोस्तों, पेनिप्लेन कहा था। इस अवस्था को डेविस महोदय ने पेनिप्लेन कहा था। इस अंतिम दशा में ये होता है कि जो घाटी का निचला वाला कटाव है ना, जो घाटी होती है उसका निचला कटाव हो नहीं पाता, क्योंकि साइडों में ही रहता है वो। थोड़ा बहुत ये इधर बचा होता है, वो ही घाटी का कटाव हो रहा होता है, बाकी नीचे का कटाव इसमें नहीं होता, नहीं होता, नीचे का कटाव नहीं होता इसमें। ठीक है दोस्तों, ये इसकी खासियत है पंचम अवस्था की। और इस अवस्था की सबसे बड़ी विशेषता एक हम देख सकते हैं कि इसमें क्या होता है। इस अवस्था में जैसे मान लो ये ऐसे पर्वत है, अब इधर से कटाव हो रहा है, इधर से भी कटाव हो रहा है, इधर से भी कटाव हो रहा है, तो ये वाला भाग ऐसे रह जाएगा। जो जल विभाजक होता है ना, ये जल विभाजक की चोटी, तो ये ऐसे रह जाएगी, और इसके चारों तरफ जल विभाजक से इसके चारों तरफ वो निकल जाएगा। तो ये एक गोल चोटी की तरह चारों तरफ से घिस घिस के ऐसे हो जाता है। इसकी पंचम अवस्था की यही रहती है। ये एक छोटा सा रहता है, बाकी सारा संप्राय मैदान बन जाता है, बाकी सारा संप्राय मैदान बन जाता है। ये पंच अंतिम अवस्था की ये हो रहती है। और उसके बाद में क्या होगा कि भाई ये संप्राय मैदान बिल्कुल सपाट तो नहीं होगा, नहीं, उसके बाद फिर से उत्थान शुरू हो जाएगा, उसके आगे की गतिविधि वापस शुरू हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, ये इसकी पंचम अवस्था की विशेषताएं होती है। ठीक है, इसमें निरपेक्ष ऊंचाई जो होती है ना, निरपेक्ष ऊंचाई में बिल्कुल हाश होता है, बहुत ज्यादा होता है, बहुत हाश होता है, बहुत हाश निरपेक्ष ऊंचाई में। और उच्चावच में भी हाश होता है, उच्चावच में भी हाश होता है। दोनों निरपेक्ष ऊंचाई तथा उच्चावच दोनों में इस अवस्था में हाश होता है। ठीक है दोस्तों, उच्चावच की जो प्रथम दशा में बढ़ रहा था ना उच्चावच, वो इस अंतिम अवस्था में बिल्कुल घट जाता है। ठीक है, ये इसकी पेन की विशेषताएं थी। पेन को महोदय ने क्या बताया था कि जो ये उच्चावच बढ़ता है ना, पूरा का पूरा उच्चावच, ये ढालों से बढ़ता है। ये चीज आपको याद रखना है। पेन महोदय ने बताया कि ये जो उच्चावच ऐसे बन रहा है ना, ये किससे बन रहा है? इन ढालों से बन रहा है, इन ढालों से बन रहा है उच्चावच। उच्चावच ऐसे नहीं है, खड़ा नहीं हो सकता, उच्चावच ढालों से ही बनेगा, ऐसे ही बनेगा। पेंग महोदय ने ये बताया कि अब ये इसकी आलोचना कर सकते हैं, कहीं खड़ी चट्टान हो, इस चट्टान इतनी बड़ी चट्टान हो सकती है, 20-20 फीट 20-20 मीटर ऊंची चट्टानें भी होती है, तो ये ऐसा ढाल ऐसा हो सकता है ना, तो इनकी आलोचना भी हो सकती है। लेकिन ये कह रहे हैं कि वैसा ढाल से ही बनेगी उच्चावच। उच्चावच कहीं भी बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा मिल ही नहीं सकता, ये पेंग महोदय का कहना था। ठीक है, और ढालों का रूप जो अपर्दन की कैसी अवस्था रहती है उस पर निर्भर करता है। अपर्दन की तीव्रता उत्थान की प्रकृति से नियंत्रित होती है, अपर्दन की तीव्रता उत्थान की प्रकृति से नियंत्रित होती है। इस तरह से पेंग महोदय ने कई सारी विशेषताएं बताई हैं जो हमें ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, ये पेंग का हो गया अपर्दन चक्र। अब हम किंग का देखेंगे, अपर्दन चक्र की अवस्था। किंग महोदय की अपर्दन चक्र की अवस्था देखेंगे। किंग का पेडिप्लेन संकल्पना, किंग महोदय की पेडिप्लेन की संकल्पना देख रहे हैं दोस्तों। अब हम डेविस और पेंक दोनों की संकल्पनाओं का मिश्रण, एक तो ये 1940 में इन्होंने संकल्पना दी थी, 1940 में दी थी, तो इसका मतलब ये लेटेस्ट है। ठीक है, और दूसरी चीज इन्होंने दोनों का मिश्रण दिया था, दोनों का मिश्रण। जो डेविस महोदय कह रहे हैं वो ही नहीं, ना पेंक की विचारधारा है
दोनों का मिश्रित रूप है वो स्थलाकृतियों के विकास में योगदान देता है, और स्थलाकृतियों का विकास की अवस्थाएं होती हैं, ये किंग महोदय ने बताया। और पेडिप्लेन चक्र की संकल्पना दी है, ये पेडिप्लेन का चक्र बताया है, किंग महोदय ने पेडिप्लेन का चक्र बताया है। इन्होंने क्या किया था, दक्षिण अफ्रीका के शुष्क भागों का अध्ययन किया था, ये ध्यान रखना। एलसी किंग महोदय ने दक्षिण अफ्रीका के शुष्क भागों का अध्ययन करके और ये संकल्पना का प्रतिपादन किया था। किंग महोदय की संकल्पना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में एक ये विशेषता है कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने किंग की जो संकल्पना है, इस संकल्पना का महत्वपूर्ण ये है कि इन्होंने क्या कहा, पेडिमेंट चक्र बताया। पेडिमेंट चक्र, अब हम पेडिमेंट को समझते हैं। पेडिमेंट क्या होता है, पेडिमेंट ये पहाड़ है और इसका अपर्दन यहां से हो रहा है, अपर्दन यहां से हो रहा है, और ये यहाँ इसका कटाव होकर जमाव हो रहा है। अब ये किंग महोदय कह रहे हैं कि ये जो जमाव हो रहा है ना, ये ऊंचा होता चला जाएगा, फिर इसके ऊपर जमाव हो गया, ये ऊपर, ये ऐसे ऊंचा होता चला जाएगा, और ये वाला भाग है ये कटता चला जाएगा, ये वाला भाग करता चला जाएगा, ये वाला भाग करता चला जाएगा, ये वाला ऐसे करता चला जाएगा, और एक दिन ये संप्राय मैदान बन जाएगा, ऐसे संप्राय मैदान बन जाएगा। इस तरह से पेडिमेंट की संकल्पना इन्होंने दी, और इन्होंने ये कहा कि ये जो है ना समानांतर होता है, समानांतर होता है। कैसे होता है कि पहले नदी की घाटी यहां से कटेगी, इस वाले भाग से कटेगी, सबसे पहले इससे कटेगी, और इससे कटने के बाद में जब ये नीचे चली जाएगी तो यहाँ इसका ढाल कम हो जाएगा, ढाल कम हो जाएगा तो नीचे का कटाव कम हो जाएगा, नीचे का कटाव कम हो जाएगा तो ये इधर कटना शुरू हो जाएगा, इधर कटना शुरू हो जाएगा। ये दोनों संकल्पना डेविस महोदय ने यही कहा था कि भाई ये जो ढाल निर्वर्तन का सिस्टम चलता है उसमें उन्होंने, जबकि इसमें कहा कि ये समानांतर चलता है, इधर भी हो रहा है इधर भी हो रहा है, ये ऐसे समानांतर चल रहा है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये करता करता चला जाएगा, ऐसे करता करता चला जाएगा, और ये ऐसे इतना कट जाएगा, ये इतना कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें यही है। और पेडिमेंट शब्द को याद रख लो कि पेडिमेंट की संकल्पना किसकी है, तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि पेडिमेंट की संकल्पना किसकी है, किंग की है या किसी और की है। अब आज हम ये यहीं खत्म करते हैं दोस्तों, धन्यवाद।